हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास का जो 5th चैप्टर या आरबीएससी का 35 चैप्टर चल रहा है, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, उससे संबंधित मैं अगला टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको आनुवांशिकता के तीनों नियम जो मेंडल ने प्रतिपादित किए थे, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसके विषय में पढ़ा चुका था। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस ये किए। इनके विषय में मैंने कल आपको बताया था कि बैक क्रॉस किसे कहते हैं और टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। इन सभी क्रॉस का फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो, उसके विषय पर हमने चर्चा करी थी। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, जो ये बताता है कि किसी भी जीन की विषम युग्मजीय अवस्था में जब दोनों असमान विपर्यासी एलील उपस्थित होते हैं तो उन दोनों विपर्यासी एलीलों में से वैकल्पिक एलीलों में से कोई एक एलील अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रकट करता है और दूसरा एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता है। इस स्थिति को पूर्ण प्रभाविता नाम दिया। ठीक, क्यों दिया? क्योंकि एक ही एलील अपने लक्षण को प्रकट कर रहा है, दूसरा एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पा रहा है। इसे मेंडल ने पूर्ण प्रभाविता कहा। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, उसके दो अपवादों की बात मैंने की थी। पहला अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा सह प्रभाविता या को डोमिनेंस। इस पर चर्चा हमने कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में की थी। आज मैं इस वीडियो में 2-3 टॉपिक लेकर चलूंगा। सबसे पहले सह प्रभाविता को डोमिनेंस किसे कहते हैं, और इसका एक यूनिक एग्जाम्पल मानव के अंदर क्या है, उसको लेकर चलेंगे आप। तो ध्यान दीजिए, सह प्रभाविता को डोमिनेंस, क्या बताया था? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, पहला पॉइंट, प्रभाविता के नियम का अपवाद होता है। मेंडल की प्रभाविता के नियम का अपवाद है। दूसरा, क्या मतलब है इसका? प्रभाविता का नियम कहता है कि विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों कारक में से, विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों प्रकार के एलील प्रेजेंट होते हैं, इनमें से केवल एक ही एलील अपने लक्षण को प्रकट करता है, दूसरा एलील अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं पूर्ण प्रभाविता। लेकिन सह प्रभाविता, विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों ही एलील, दोनों ही विपर्यासी एलील जब अपने अपने लक्षणों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, ये कारक भी, ये एलील भी अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा और ये भी अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। दोनों ही एलील अपने अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, तो इस स्थिति को सह प्रभाविता या को डोमिनेंस कहा जाता है। ये कल मैंने आपको बताया था, और इसका एग्जाम्पल है मानव के अंदर ब्लड ग्रुप AB। अब इसी को ब्लड ग्रुप AB जो इसका एग्जाम्पल है सह प्रभाविता का, उसको एक अलग प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। वो प्रश्न मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मानव में ABO रक्त ब्लड ग्रुप की वंशागति और रक्त समूह निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। ध्यान दीजिए,
बात करेंगे मानव में ABO ब्लड ग्रुप। ABO रक्त समूह क्या होता है और इसकी मानव में वंशागति किस प्रकार से होती है। तो देखिए, मानव में ABO ब्लड ग्रुप के विषय में लैंड स्टीनर ने बताया। लैंड स्टीनर ने सबसे पहले मानव के ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम के बारे में बताया। ABO सिस्टम के विषय में लैंड स्टीनर ने बताया था। जबकि मानव के अंदर रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज, मानव में रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज विलियम हार्वे ने की थी। जबकि मानव में ABO रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। इसके अकॉर्डिंग ये जो ABO ब्लड सिस्टम है, इसके लिए एक जीन उत्तरदायी होता है। एक जीन होता है I, जो एक बहुविकल्पी जीन है, मल्टीपल एलील है, मल्टीपल एलील जीन है ये, बहुविकल्पी जीन, क्योंकि इसके 3 एलील होते हैं, 3 प्रकार के एलील होते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट IA, दूसरा IB और तीसरा होता है I0। इसको स्मॉल IB लिखा जाता है, ठीक है। जीन IA और जीन IB दोनों के द्वारा RBC की सतह पर विशेष प्रकार की शर्करा का निर्माण होता है, विशेष प्रकार की शुगर का निर्माण होता है, ठीक है। और उसी शुगर को कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन। तो इसके द्वारा, दोनों के द्वारा एंटीजन A और इसके द्वारा एंटीजन B का फॉर्मेशन होता है। ये विशिष्ट प्रकार की शर्कराएं होती हैं, शर्करा होती है जो RBC की सतह पर बनती है। IA के द्वारा एंटीजन A बनेगा, IB के द्वारा एंटीजन B बनेगा, क्लियर। लेकिन I0 के द्वारा कोई भी एंटीजन नहीं बनती, कोई शर्करा नहीं बनती है, एंटीजन का निर्माण नहीं होता है, क्लियर। अलग अलग 3 प्रकार के एलील हैं, इसलिए बहुविकल्पी जीन है। IA के द्वारा एंटीजन A नामक शर्करा बन रही है, IB के द्वारा एंटीजन B शर्करा बन रही है, और ये दोनों शर्कराएं RBC लाल रक्त कोशिका की सतह के ऊपर बनती है। जबकि I0 या I जो है एक रूपांतरित जीन है इसका, ये दोनों अरूपांतरित हैं, जबकि ये रूपांतरित जीन है, इसके द्वारा कोई शर्करा, कोई एंटीजन नहीं बनता है, क्लियर। यहां तक की बात होगी। दूसरा, इस जीन के 3 विकल्पी हैं, 3 एलील हैं, किंतु मानव की कोशिकाओं में इन तीनों में से कोई भी 2 युग्म अवस्था में हो सकते हैं, कोई भी 2 युग्म अवस्था के अंदर इन तीनों में से हो सकते हैं। अब कौन कौन से युग्म अवस्था में इन तीनों में से हो सकते हैं और उसका लक्षण प्रारूप क्या होगा, उस जीन प्रारूप के अकॉर्डिंग लक्षण प्रारूप क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान दीजिए, मानव के अंदर जीन I के तीनों एलीलों की युग्म अवस्था में होने से 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर IA और IA दोनों समयुग्मजीय अवस्था में हो, यह कंडीशन बन सकती है। दूसरा, IA के साथ IB
युग्म अवस्था में हो सकता है। तीसरा IA के साथ I0 युग्म अवस्था में हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार IB के साथ IB युग्म अवस्था में हो सकता है। IB के साथ A लिख चुका हूं और IB के साथ I0 युग्म अवस्था में हो सकता है। और छठा है I0 के साथ I0 युग्म अवस्था में हो सकता है। तो ये 6 जीनोटाइप बनते हैं। अगर IA समयुग्मजीय अवस्था में है तो इसके द्वारा जो फिनोटाइप बनेगा ब्लड ग्रुप A बनेगा, क्योंकि इसमें एंटीजन A फॉर्मेट होगा, शर्करा A बनेगी। जबकि जिसमें IA और IB ये दोनों एलील प्रेजेंट हैं, ये विषम युग्मजीय अवस्था है, तो इसका ब्लड ग्रुप AB बनेगा। ब्लड ग्रुप AB क्यों? क्योंकि ये वाला एलील IA अपना एंटीजन A बनाएगा और IB अपना एंटीजन B बनाएगा, यानी कि दोनों ही एलील अपनी अपनी लक्षण अपने अपने एंटीजन को पूर्ण रूप से बना रहे हैं। अर्थात ये दोनों एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में अपने अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं, तो ये ब्लड ग्रुप AB जो है वह सह प्रभाविता को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है? सह प्रभाविता को। दूसरा IA I0 ये भी विषम युग्मजीय है, लेकिन इसमें IA I0 पर प्रभावी होता है। ये पूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। इसमें I0 अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, IA अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसके कारण ब्लड ग्रुप A बनेगा। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? A, क्योंकि इसकी एंटीजन A बनेगी, I0 के द्वारा कोई एंटीजन नहीं बनती है। चूंकि ये IA एंटीजन A बनाता है जो अपना लक्षण दिखाएगा, ब्लड ग्रुप A बनेगा। IB समयुग्मजीय अवस्था है, इसके द्वारा ब्लड ग्रुप B बनेगा। IB I0 B और I0 दोनों विषम युग्मजीय अवस्था में, लेकिन यहां पर B जो है वो I0 पर प्रभावी है, तो यहां पर ब्लड ग्रुप B बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि IA और IB दोनों एलील I0 के ऊपर प्रभावी होती है। अगर I0 के साथ कोई सा भी दूसरा एलील आ जाए, IA आ जाए अथवा IB आ जाए, तो वे दोनों इस पर प्रभावी होती हैं। जबकि I0 यदि समयुग्मजीय अवस्था में होता है तो ब्लड ग्रुप O या 0 का निर्माण होता है। तो किस जीनोटाइप पर कौन सा फिनोटाइप बनेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ये तय करता है। तो यहां पर IA और IB यदि दोनों साथ साथ आते हैं तो ये दोनों अपने अपने लक्षणों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा मानव के रक्त में RBC के ऊपर दोनों प्रकार की एंटीजन A और एंटीजन B बनती है। यानी कि दोनों ही एलील अपने अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहे हैं, जो सह प्रभाविता का एक उत्तम उदाहरण है। जबकि इस विषम युग्मजीय अवस्था में IA और I0 में अथवा IB I0 में ये पूर्ण प्रभाविता के उदाहरण है, क्योंकि IA I0 के साथ रहकर अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। इसी प्रकार IB I0 के प्रभाव को रोककर अपने प्रभाव को प्रकट करता है। तो IA I0 और IB I0 ये दोनों जो हैं पूर्ण प्रभाविता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप मानव के अंदर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप A, AB, A, B, B, O, तो A, B, AB और O 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बना, और इनका निर्धारण एक बहुविकल्पी जीन के 3 एलीलों के द्वारा होता है। इनमें तीनों में से कोई से भी 2 एलील युग्म अवस्था में हो सकते हैं, ठीक है, और 6 जीनोटाइप बनते हैं। 6 जीनोटाइप से 4 ही फिनोटाइप बनेंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया। अब प्रश्न ये आता है कि मेंडल ने अपनी जो डोमिनेंस कॉन्सेप्ट दिया था, प्रभाविता की जो संकल्पना दी थी, भाई कौन प्रभावी होता है, कौन अप्रभावित और अप्रभावी होता है, तो क्यों होता है,
इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक प्रभाविता की संकल्पना प्रस्तुत की। उस पर एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ मैंने आपको बता दिया ब्लड ग्रुप ए बी जो है सह प्रभाविता को दर्शाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी का निर्धारण करने वाला जो जीनोटाइप है उसमें IA और IB दोनों विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित होते हैं और दोनों ही अपने अपने लक्षण को प्रकट करते हैं। इसी वजह से इसको सह प्रभाविता का उत्तम उदाहरण कहा जाता है। अब बात करें हम दूसरा तीसरा पॉइंट लेकर चल रहा हूं मैं। हाँ, एक चीज और है, यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि यदि ये IA-I0 पिता का जीनोटाइप है और माता का जीनोटाइप IB-I0 है तो उनकी संतानों में लक्षण प्रारूप क्या होगा, क्या ब्लड ग्रुप बनेगा। इनमें से किसी को माता और किसी को पिता का जीनोटाइप दे सकता है और उनके क्रॉस करवाकर उनका फिनोटाइप पूछ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। बोर्ड पर ध्यान दो। फादर, मदर, फादर का जीनोटाइप IA-I0, मदर का जीनोटाइप IB-I0, ये दे रखा है। ब्लड ग्रुप इसका है ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी, ऐसे भी दे दिया जाता है। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी हो और ब्रैकेट में उसका दे रखा हो जीनोटाइप, तो उनकी संतानों का फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप पूछ रहा है, लक्षण प्रारूप, उनमें कौन कौन से रक्त समूह बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम यहां पर बात करें तो माता के द्वारा जो युग्मक बनेंगे वो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला IB और दूसरे युग्मक में I0। इसी प्रकार पिता के द्वारा जो युग्मक बनेंगे उसमें IA और I0, ये दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, अब ये वाला युग्मक IA युग्मक IB से क्रॉस करेगा तो IA IB, इसी प्रकार IA I0, IB I0 और ये I0 I0, चार प्रकार के फिनोटाइप बने, जीनोटाइप बने। अब इस जीनोटाइप पर जिसमें IA IB दोनों युग्म अवस्था में है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप AB। जबकि IA I0 में ब्लड ग्रुप बनेगा A, IB I0 में ब्लड ग्रुप बनेगा B और I0 में ब्लड ग्रुप O बनेगा। तो AB और O चारों प्रकार के फिनोटाइप प्रेजेंट हो सकते हैं, बनेंगे। इसी स्थिति में प्रश्न पूछा जाता है अलग से, तो आपको इस प्रकार से जीनोटाइप लिखकर उनके दो युग्मक, इसके युग्मक बनाएंगे और इसके युग्मक बनाएंगे और क्रॉस दिखा देंगे। इस प्रकार से हमको जीनोटाइप मालूम पड़ जाएगा। हम जानते हैं अगर A और B साथ आएंगे तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा, और यदि A के साथ 0 के साथ A आ रहा है तो ब्लड ग्रुप A बनेगा, 0 के साथ यदि B आ रहा है तो ब्लड ग्रुप B बनेगा, और दोनों 0 साथ साथ आ रहे हैं तो ब्लड ग्रुप O बनेगा। इस प्रकार संतानों में इनकी संतान जो होंगी उसमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। A ब्लड ग्रुप B हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O हो सकता है। तो यहां पर प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। अब मैं बात करूंगा मेंडल ने जो बात कही, प्रभाविता की जो संकल्पना दी, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहां दोबारा से एक बार क्लियर बता देता हूं। ध्यान दीजिए, प्रभाविता की संकल्पना।
कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल। मेंडल ने ये संकल्पना, प्रभाविता की संकल्पना प्रस्तुत की। मेंडल ने बताया कि प्रत्येक लक्षण की वंशागति के लिए एक जीन, एक कारक उत्तरदायी होता है और ये कारक युग्म विकल्पी अथवा बहुविकल्पी हो सकते हैं। सामान्यतः इसने युग्म विकल्पी की बात की। युग्म विकल्पी होता है मतलब उस जीन के दो वैकल्पिक, दो विपर्यासी एलील हो सकते हैं, होते हैं, और ये दोनों विपर्यासी एलील सामान्यतः जीवों में पेयर की अवस्था में, युग्म अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर? उसने बताया कि जो दो एलील होते हैं उनमें से एक एलील तो सामान्य होता है, लेकिन दूसरा जो एलील होता है वह रूपांतरित एलील होता है, उत्परिवर्तित एलील होता है। और जो रूपांतरित एलील होता है वह 3 प्रकार के परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ध्यान दो, जैसे हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक ही जीन के दो विपर्यासी एलील हैं। ये वाला जो जीन है ये अरूपांतरित जीन है, अरूपांतरित जीन, या इसको सामान्य जीन कहेंगे हम, सामान्य जीन। ठीक है। जबकि ये वाला जो है ये रूपांतरित जीन कहलाता है अथवा उत्परिवर्तित जीन कहलाता है, उत्परिवर्तित जीन कहलाता है। इसे हम असामान्य जीन भी कहते हैं, असामान्य जीन कहते हैं। ठीक है। जो अरूपांतरित जीन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सामान्य जीन है, वो तो अपने लक्षण प्ररूप को प्रकट करेगा। यह सामान्य लक्षण या एंजाइम का निर्माण करता है, जबकि जो रूपांतरित जीन होता है वह 3 प्रकार से परिवर्तन दर्शा सकता है। पहला, इसके जो परिवर्तन है रूपांतरित जीन के, वो 3 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, उनके लिए उत्तरदायी है। पहला, सामान्य एंजाइम का निर्माण करे, सामान्य एंजाइम का निर्माण कर सकता है। दूसरा, ये कार्यक्षम कार्य अक्षम एंजाइम का निर्माण कर सकता है। और ये तीसरा जो प्रभाव है, अगर दिखाना चाहे तो एंजाइम की अनुपस्थिति को व्यक्त करेगा, यानी कि एंजाइम का निर्माण ही नहीं करेगा, अनुपस्थिति। 3 प्रकार के परिवर्तन ये दर्शा सकता है रूपांतरित जीन, जिसमें परिवर्तन हो चुका है, जिसमें उत्परिवर्तन हो चुका है। यदि उत्परिवर्तित जीन, रूपांतरित जीन सामान्य एंजाइम का ही निर्माण करता है, जब तो लक्षण प्ररूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावी लक्षण दिखाई देगा। लेकिन यदि कार्य अक्षम एंजाइम का निर्माण करता है तो इसके द्वारा जो सामान्य लक्षण है वो प्रकट नहीं होगा, और एंजाइम नहीं बनता है तब भी ये स्थिति आएगी, उसके द्वारा वो सामान्य लक्षण प्रकट नहीं होगा। तो जो रूपांतरित जीन होता है, यदि वो कार्य अक्षम एंजाइम का निर्माण करे या एंजाइम का निर्माण ही नहीं करे तो उसके द्वारा सामान्य लक्षण की उत्पत्ति नहीं होगी, बदला हुआ लक्षण प्रकट होगा। जैसे कैपिटल टी के द्वारा जो लक्षण प्रकट होता है वो उसकी वजह से पौधे लंबेपन पर होते हैं, लेकिन यदि रूपांतरित जीन टी है उसकी वजह से सामान्य लक्षण प्रकट नहीं होगा,
कार्य अक्षम या एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण वह पौधा बौना रह जाता है। ऐसे रूपांतरित जीन को अलग नाम दिया गया है अप्रभावी जीन। क्या नाम दिया गया है? अप्रभावी जीन। जबकि जो सामान्य जीन होता है उसे नाम दिया गया है प्रभावी जीन। प्रभावी जीन, क्योंकि विषम युग्मजीय अवस्था में अगर ये दोनों उपस्थित होते हैं तो इसमें जो सामान्य जीन है वो अपने लक्षण को प्रकट करता है। ठीक है, और जो विषम युग्मजीय अवस्था में जो अपने लक्षण को प्रकट करता है वो प्रभावी जीन कहलाता है, और वो उसके द्वारा प्रकट किया गया लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो अरूपांतरित जीन होता है, एलील होता है, वह रूपांतरित एलील के ऊपर प्रभावी होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर प्रभावी है। इसकी उपस्थिति में ये अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाएगा। अप्रभावी जीन जो होता है वो केवल अपनी समयुग्मजीय अवस्था में ही अपने लक्षण को प्रकट कर पाता है। इसी को प्रभाविता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है, जो मेंडल ने प्रस्तुत किया था। अब बात ही आती है कि कभी कभी एक जीन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है वो एक से अधिक प्रभाव दर्शाता है। ध्यान से सुनना, जीन के द्वारा सामान्यतः एक लक्षण प्रकट होता है, लेकिन कभी कभी एक जीन तो है लेकिन उसके द्वारा दो अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, दो अलग अलग प्रभाव दिखाई देते हैं। ऐसे जीनों को जो दो अलग अलग प्रकार के प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें बहु प्रभावी जीन कहते हैं। बहु प्रभावी जीन कहते हैं। जैसे मटर के अंदर एक जीन है जो बीज की आकृति का निर्धारण करता है, और साथ ही साथ मटर में उपस्थित एक जीन है जो बीज के अंदर बनने वाले मंड कणों की आकृति का निर्धारण करता है, आकार का निर्धारण करता है कि मंडकण बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, मझोला बनेगा। क्लियर? और साइड में साथ साथ मुख्य कार्य तो है इस जीन का मंड के आकार का निर्धारण करना, लेकिन दूसरा जो साइड प्रभाव है, दूसरा जो प्रभाव है वो है बीज का आकार। इसकी वजह से बीज का आकार गोल या झुर्रीदार हो सकता है, प्रभावित होता है। तो एक जीन एक से अधिक प्रभाव दिखाए तो इसे बहुप्रभावी जीन कहते हैं। और इसके उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मटर में दो प्रकार के जीन हैं। एक जीन है जो मंडकण और बीज के आकार को निर्धारित करता है, जिसका जीन है बी। क्या है? जीन बी बताता हूं मैं आपको, ध्यान दो। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। एक ही जीन है, एक जीन के द्वारा दो अलग अलग लक्षणों को प्रभावित करना, लक्षणों को प्रभावित करना। बहु प्रभाविता कहलाता है। ठीक, जैसे यहां पर एक जीन है बी। ठीक, इस जीन के तीन कंडीशन बढ़ती हैं। कैपिटल बी जो समयुग्मजीय अवस्था है। दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी अप्रभावी जीन, इसका रूपांतरित जीन। और तीसरी कंडीशन है विषमयुग्मजीय अवस्था, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका जो मुख्य लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, वो है मंडकणों का आकार। प्रमुख लक्षण
क्या है? मंड कणों का आकार, मंड कणों का आकार, ये प्रमुख लक्षण है। ठीक है। और जो दूसरा लक्षण है सहप्रभावी लक्षण, सहप्रभावी लक्षण, सहप्रभावी लक्षणों में आएगा बीज का आकार, बीज का आकार। ठीक। अब इस अरूपांतरित जीन की, अरूपांतरित है ये, और इसकी समयुग्मजीय अवस्था में जो मंडकण बनेंगे वो बनेंगे बड़े बड़े मंडकण, बड़े मंडकण बनेंगे साहब। जबकि रूपांतरित जीन की समयुग्मजीय अवस्था में छोटे मंडकण बनेंगे, छोटे मंडकण बनेंगे। और विषम युग्मजीय अवस्था में न बड़ा बनता है ना छोटा बनता है। ध्यान से सुनना, यहां पर इस जीन की विषम युग्मजीय अवस्था में मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार या तो बड़ा कण बनना चाहिए या छोटा कण बनना चाहिए। लेकिन विषम युग्मजीय अवस्था में न तो मंड का कण बड़ा बनता है न छोटा बनता है, बल्कि मझोले मझोले मंडकण, मतलब लार्ज और स्मॉल साइज के नहीं बनते, मीडियम साइज के बनते हैं। तो ये जो स्थिति है, चूंकि ना तो बी ने, कैपिटल बी ने अपना प्रभाव दिखाया, ना स्मॉल बी ने अपना प्रभाव दिखाया था, दोनों के मध्यवर्ती लक्षण उत्पन्न हुआ। ये मध्यवर्ती लक्षण जो है किसको व्यक्त करता है? ये करता है अपूर्ण प्रभाविता को। किसको व्यक्त करेगा? अपूर्ण प्रभाविता को। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि मटर के पौधे में मंडकणों के आकार को निर्धारित करने वाली जीन, मंडकणों के आकार को निर्धारित करने वाली जीन की विषम युग्मजीय अवस्था किस प्रभाविता को दर्शाती है? पूर्ण प्रभाविता को, अपूर्ण प्रभाविता को, सह प्रभाविता को, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर ध्यान रखना, यहां पर अपूर्ण प्रभाविता आएगा मंडकणों के साइज के बारे में। लेकिन इसी जीन का जो सहप्रभावी, ये तो प्रमुख लक्षण हो गया, इस जीन का जो सहप्रभावी लक्षण है, बीज का आकार कैसा बनेगा? तो ध्यान दो, ये जो रूपांतरित जीन है, यदि ये समयुग्मजीय अवस्था होता है और मंड के बड़े कण बनते हैं तो बीज की आकृति होती है गोल। क्या होती है? गोल। और यदि रूपांतरित जीन समयुग्मजीय अवस्था होता है तो बीज की आकृति बनती है झुर्रीदार, झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार बनेगा। और यदि विषम युग्मजीय अवस्था है तो बीज की आकृति गोल ही बनेगी। तो यहां पर इस जीन का जो सहप्रभावी लक्षण है उसमें यह पूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? पूर्ण प्रभाविता को दर्शा रहा है। जीन एक ही है, दो अलग अलग लक्षणों को प्रभावित कर रहा है। मंडकणों के साइज के लिए ये विषम युग्मजीय अवस्था में अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, जबकि बीज की आकृति के मामले में यही जीन विषम युग्मजीय अवस्था में पूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। जीन एक ही है, ये बहु प्रभाविता जीन कहलाता है। इसके विषय में भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है और यहां पर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको अगला टॉपिक बताऊं तो ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान दीजिए। तो मैंने आज आपको एक तो सह प्रभाविता और उसका उदाहरण बताया, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप AB, मानव में AB और ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है उसकी वंशागति कैसे होती है, कौन सा जीन है, बहुविकल्पी जीन, जिसके 3 एलील बताए मैंने, IA, IB, I0। IA और IB दोनों I0 पर प्रभावी होते हैं, और IA और IB जब दोनों विषम युग्मजीय अवस्था में एक साथ होते हैं तो दोनों ही अपने अपने लक्षण को प्रकट करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी शर्कराओं, अपने अपने एंटीजेंस को बनाते हैं, जो सह प्रभाविता का उदाहरण है। ठीक है, जबकि I0 के साथ आता है तो IA प्रभावी होने की वजह से अपना प्रभाव दर्शाएगा, ये पूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। इसी प्रकार IB I0 के साथ आता है तो वो अपना IB प्रभावी है और ये पूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। एक जीन एक साथ दो लक्षणों को प्रभावित कर सकता है।
जैसे मैंने आपको दिया, मटर में बीजों के अंदर बनने वाला मंडकण, स्टार्च के जो पार्टिकल है उनका आकार, साइज, जो जिस जीन के द्वारा प्रभावित होता है उसी जीन के द्वारा बीज की आकृति निर्धारित होती है। लेकिन यहां पर वह जीन विषम युग्मजीय अवस्था में मंडकणों के मामले में अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है, जबकि बीज के आकृति के मामले में जो है यही जीन पूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। ये बात भी मैंने आपको बताई। खैर, अब एक नया टॉपिक चलता है अगली वीडियो में जो मैं आपको बता दूंगा, उसकी अभी बता देता हूं हम क्या पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, आनुवांशिकता या हेरिडिटी का क्रोमोसोमल थ्योरी, गुणसूत्रीय सिद्धांत। दो बातें बता देता हूं। आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन सट्टन ने किया था, सट्टन, और जबकि इस आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित किया गया, किसके द्वारा? टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। यह सिद्धांत दिया था सट्टन ने, जबकि इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था टी.एच. मॉर्गन ने, वो भी ड्रोसोफिला फल मक्खी के ऊपर प्रयोग करके इसका सत्यापन किया था। तो क्या है गुणसूत्रीय सिद्धांत आनुवांशिकता का, उसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।